तो आज हम पढ़ेंगे दृष्टि के बारे में। ये दृष्टि क्या होती है और कौन से प्लैनेट्स के पास स्पेशल दृष्टि है। इंग्लिश में जो दृष्टि है उसको एस्पेक्ट कहा जाता है। तो हम सभी प्लैनेट्स को एक बार ही लिख लेते हैं। तो सन, मून, मार्स, मरकरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, राहु एंड केतु। तो ये टोटल हमारे 9 प्लैनेट्स हो गए। तो सभी प्लैनेट्स के पास सेवेंथ एस्पेक्ट होता है। राहु केतु को अभी बात नहीं करते। अभी हम इन 7 जो प्लैनेट्स हैं इन्हीं की बात करेंगे। तो इन सब के पास सेवेंथ एस्पेक्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज सन इस हाउस में है, तो सन की दृष्टि सेवेंथ वाली फोर्थ हाउस पे जाएगी। मून यहाँ पे है, तो मून का सेवेंथ एस्पेक्ट फर्स्ट हाउस पे जाएगा। तो सभी प्लैनेट्स के पास सेवेंथ एस्पेक्ट होता है। सपोज यहाँ पे वीनस है एंड यहाँ पर मार्स है, तो इन दोनों का सेवेंथ एस्पेक्ट नाइन्थ हाउस पे आएगा क्योंकि ये थर्ड हाउस में बैठे हैं। तो सेवेंथ एस्पेक्ट का मतलब 180 डिग्रीज की इनकी गेज होती है, साइट होती है। तो ये जो गेज है, ये जो साइट है, दृष्टि है, ये सभी प्लैनेट्स के पास है। इसमें हम राहु केतु को भी इंक्लूड नहीं कर रहे। सूर्य के पास सातवीं दृष्टि है, मून के पास भी है, मंगल, बुध, शुक्र, गुरु और शनि सबके पास ये सातवीं दृष्टि है। सिर्फ 3 ऐसे प्लैनेट हैं जिनके पास एक स्पेशल दृष्टि है। अलग एंगल्स पे भी वो देख सकते हैं। 180 डिग्री के अलावा भी और एंगल हैं जिन पे वो देख सकते हैं। तो वो प्लैनेट कौन कौन से हैं? मार्स है, जुपिटर है और सैटर्न है। जो मार्स के स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं वो हैं 4 एंड 8। जुपिटर के जो स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं वो है 5 एंड 9। सैटर्न के जो स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं वो हैं आपके 3 एंड 10। तो अगर सपोज मार्स यहाँ पे है, तो मार्स फोर्थ हाउस से 3 घरों पर दृष्टि डालेगा। 1 2 3 4, पहली दृष्टि तो यहाँ पे आ गई फोर्थ। उसके बाद 7वीं यहाँ पे आ गई, सेवेंथ दृष्टि। और 8वीं यहाँ पर आ गई, एट्थ दृष्टि। तो मंगल के पास 3 स्पेशल एस्पेक्ट्स है। उसी तरह जुपिटर है, जुपिटर एट्थ हाउस में है, तो जुपिटर की जो 5वीं दृष्टि है वो जाएगी 12वें घर पे। जो 7वीं दृष्टि है वो जाएगी दूसरे घर पे। और जो 9वीं दृष्टि है वो आएगी चौथे घर पे। तो जुपिटर 3 घरों को देख रहा है, 12वें को, सेकंड को और फोर्थ को। इसी तरह सैटर्न है। सैटर्न सपोज थर्ड हाउस में ही है, तो सैटर्न की दृष्टियां कहाँ कहाँ जा रही है? पहली है तीसरी, 1 2 3। तो पहली दृष्टि तो फिफ्थ हाउस में आ गई, ठीक है। इसको थर्ड थर्ड दृष्टि फिफ्थ हाउस में आ गई। इसके बाद जो सेवेंथ दृष्टि है थर्ड हाउस से, वो नाइन्थ हाउस पे आएगी। तो यहाँ पे सेवेंथ दृष्टि आ गई। और तीसरी जो उसकी दृष्टि है वो है 10वीं, तो 7 8 9 10। तो तीसरी दृष्टि आ गई यहाँ पर, 10th एस्पेक्ट। तो मार्स, जुपिटर और सैटर्न अलग एंगल्स पे भी देख सकते हैं। और ये इनके अलग अलग जो नंबर्स हैं उसको आप याद कर लेना कि कौन कौन से हाउस पे वो एस्पेक्ट डालते हैं। इसके बाद हम अब पढ़ते हैं कि क्या होती हैं ये। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक दृष्टि का मतलब साइट या गेज, और हर प्लैनेट के पास वो होती है। तो नॉर्मल दृष्टि तो सबके पास है, एक स्टैंडर्ड दृष्टि है, सेवेंथ एस्पेक्ट, वो सबके पास है।
बस मार्स, जुपिटर और सैटर्न जो है उनका अलग है। उनकी एडिशनल है बेसिकली दृष्टियाँ। 7th उनके पास भी है बट एडिशनल और भी है। और अब ये जो मार्स की जो 4th दृष्टि है, वो 8th से कैसे अलग होगी? जुपिटर की जो 5th दृष्टि है वो 9th से कैसे अलग होगी? और सैटर्न की जो 3rd दृष्टि है वो 10th से कैसे अलग होगी? ये हम अब आगे पढ़ेंगे। तो जो तीनों दृष्टियाँ हैं शनि शनिदेव की, वो हैं 3, 7th एंड 10th। अब तीनों का अपना-अपना महत्व है, अपना-अपना सिग्निफिकेंस है। तो जो शनि है वो प्लैनेट कर्म का है, डिसिप्लिन का है, काल है वो टाइम का प्लैनेट है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्लैनेट है, आपको जो है जितनी मेहनत है उतना रिजल्ट देगा। तो जो थर्ड एस्पेक्ट है शनि का, वो थर्ड हाउस से रिलेटेड है। सेवेंथ एस्पेक्ट जो है वो सेवेंथ हाउस से रिलेटेड है। टेंथ एस्पेक्ट जो है वो टेंथ हाउस से रिलेटेड है। अब थर्ड हाउस के एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं? हार्ड वर्क, करेज, सेल्फ एफर्ट्स। तो शनि की जो दृष्टि है, थर्ड दृष्टि, वो आपके अंदर एक पेशेंस डेवलप करती है, आपको प्रेशराइज करती है काम करने के लिए, सेल्फ एफर्ट डालने के लिए। तो थर्ड हाउस से जो रिलेशन बनेगा वही जो है बनेगी वो आगे जो दृष्टि है। तो सैटर्न का जो थर्ड एस्पेक्ट है वो प्रेशर लेकर आता है। प्रेशर कैसे? कि जो थर्ड हाउस है वो सेल्फ एफर्ट्स का है, आपकी जो हार्ड वर्क है उसका है, करेज का भाव है। तो शनि भी इन तत्वों को कहीं न कहीं बढ़ा रहा है। तो उसके थर्ड एस्पेक्ट में आपके अंदर जो सेल्फ एफर्ट्स करने की जो क्षमता है, उसको बढ़ाना चाहता है शनि। आपके अंदर का जो करेज है, उसको बढ़ाना चाहता है शनि। जो हार्ड वर्क करने की जो आपकी कैपेबिलिटी है, उसको बढ़ाना चाहता है शनि। तो जो थर्ड एस्पेक्ट है बेसिकली वो प्रेशर लेकर आता है और कहीं न कहीं आपके काम में डिले लेकर आता है, रेजिस्टेंस आती है। अब अगर रेजिस्टेंस नहीं आएगी, डिले नहीं आएगा तो पेशेंस कैसे बिल्ड होगी? हार्ड वर्क करने की क्वालिटी कैसे बिल्ड होगी? तो इसीलिए शनि की जो थर्ड एस्पेक्ट है, वो डिले लेकर आएगी आपके जो भी हाउस पे वो गिर रही है, उस हाउस से जुड़े कारक तत्वों से पे ये डिले लेकर आएगी, रेजिस्टेंस लेके आएगी। एक एडेड प्रेशर रहेगा हमेशा आपके ऊपर। जो 7th एस्पेक्ट है, वो अकाउंटेबिलिटी का है। अब जैसे 7th हाउस जो है वो पार्टनरशिप्स का है, चाहे लाइफ पार्टनरशिप है, चाहे बिज़नेस पार्टनरशिप है। तो 7th एस्पेक्ट जो है वो अकाउंटेबिलिटी लेकर आता है, बैलेंस बनाने के लिए। तो आपको इसमें भी डिले का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे जो शनि है वो एक जज की तरह बैठा है। जज मतलब वो आपसे कमिटमेंट चाह रहा है। वो जज कर रहा है, वो आपसे अकाउंटेबिलिटी सीक कर रहा है। जहाँ पे भी 7th एस्पेक्ट आएगा, यहाँ पे भी रिज़ल्ट कुछ डिले वाला होता है और अकाउंटेबिलिटी वाला होता है कि आपको उस हाउस से जुड़े कामों में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। शनि हिसाब लेता है यहाँ पर आपसे। तो 7th जो एस्पेक्ट है वो भी अच्छा नहीं होता, डिले लेकर आता है और प्रॉब्लम्स लेकर आता है। जो 10th एस्पेक्ट है, 10th हाउस हमारा कर्म क्षेत्र है, शनि जो है वो कर्म कारक है। तो जो 10th एस्पेक्ट है वो कहीं न कहीं आपके कर्मों का हिसाब ले रहा है और ये दृष्टि सबसे पावरफुल दृष्टि है शनिदेव की। तो 10th एस्पेक्ट कर्मों से रिलेटेड है, करियर वाले हाउस से रिलेटेड है, काम से रिलेटेड है। तो आपके कर्मों का हिसाब भी यहाँ पर शनि कर रहा है। जहाँ पर भी आपके चार्ट में सपोज़ 3rd हाउस में है शनि, तो आपकी 10th दृष्टि जो डल रही है वो 12वें घर पे है। तो 12वें घर से जुड़ी चीज़ों पर आपसे शनि जो है उसका ऑडिट कर रहा है, कर्म का ऑडिट कर रहा है वहाँ पर। जैसे 12वाँ घर किस चीज़ का है? आइसोलेशन का है, खर्चे का है, एक्सपेंडिचर का है। ठीक है? तो शनि की 10th दृष्टि आ रही है तो वहाँ पर आपसे हिसाब लेगा शनि, कि आपने खर्चा किया तो क्यों किया? कैसे किया? क्या वो खर्चा यूज़फुल भी था कि नहीं था? तो शनि आपको यहाँ पर ये समझा रहा है कि जहाँ पर भी उसका 10th एस्पेक्ट गिर रहा है, वहाँ पे आपको शनिदेव को हिसाब देना है। तो उस हाउस से जुड़ो
जुड़े कारक तत्वों को ऐसे अपनी लाइफ में इनकलकेट कीजिए, जैसे शनि को अगर हिसाब देना हो तो वहाँ पर अच्छा रहे। तो जो अब थोड़ा-सा डिटेल में देखते हैं, जैसे शनि 7th एस्पेक्ट है शनि का, स्टैंडर्ड एस्पेक्ट है, हर प्लैनेट के पास होता है, ठीक है? 7th हाउस जो है वो पार्टनरशिप्स का है, एग्रीमेंट्स का है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स का है। तो ये डायरेक्ट एस्पेक्ट है, 180 डिग्री वाला है। इसमें भी डिले होता है, टेस्ट लेता है शनि, पर यहाँ पे आपसे वो अकाउंटेबिलिटी माँग रहा है, और इस एस्पेक्ट को रीड करने के लिए एक कीवर्ड को याद रख लेना, बैलेंस्ड अकाउंटेबिलिटी। जो भी रिलेशनशिप बनेगा उस हाउस में, जिसमें शनि का 7th एस्पेक्ट आ रहा है, वहाँ पर आपको बैलेंस लेके आना है, ताकि आप अकाउंटेबल रहें। यहाँ पे शनि जो रिलेशंस होंगे, सपोज़ मैं एक चार्ट बनाता हूँ। सपोज़ शनि 2nd हाउस में है, तो अपना जो 7th एस्पेक्ट है, वो यहाँ आएगा। ये हाउस किस रिलेशन का है? इन-लॉज़ का है। इसी तरह अगर सैटर्न यहाँ पे है, तो सैटर्न यहाँ पे 7th एस्पेक्ट लेकर आ रहा है। ये क्या है? एल्डर सिबलिंग्स का। तो जो भी रिलेशन होगा हाउस से रिलेटेड, वहाँ पे आपको अकाउंटेबल रहना पड़ेगा। इसके बाद शनि का जो 3rd एस्पेक्ट है, वो प्रेशर लेकर आएगा, शॉर्टकट नहीं मारने देगा आपको। जो 3rd हाउस है, वो आपके एफर्ट्स को, आपके करेज को रिप्रेजेंट करता है, आपकी विल पावर को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा एक्शन जो आपने खुद इनिशिएट किया है। तो शनि का 3rd एस्पेक्ट भी वही सब कारक तत्वों को एनहांस कर रहा है। वो ये कह रहा है कि एफर्ट करो, करेज लेकर आओ, अपने अंदर विल पावर लेकर आओ, शॉर्टकट को मत चुनो। यहाँ पे भी शनि आपको डिले देगा। यहाँ पे आपको वो साँस लेने का मौका नहीं देगा। इस हाउस से जुड़े जो कारक तत्व होंगे, उसमें वो चाहेगा कि आप फुल एफर्ट दीजिए, 100 का 120% एफर्ट दीजिए। ये जो एस्पेक्ट है, ये एक हाउस को डिस्ट्रॉय नहीं करता, खराब नहीं करता, बल्कि ये कंप्रेस करता है। ऐसा कंप्रेस करता है जैसे कोयले को अगर आप प्रेशराइज़ करो तो वो डायमंड बनता है ना, तो यहाँ पर शनि इस दृष्टि से आपको डायमंड बनाना चाहता है। 5th हाउस पे अगर ये एस्पेक्ट डल रहा है, 3rd हाउस में शनि है और 5th में डल रहा है, तो कहीं न कहीं आपकी क्रिएटिविटी पे आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। आपको अपने बच्चों को अच्छी लाइफ़ देने के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा। आपकी इंटेलिजेंस आपको बनाने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको इनिशिएट करना पड़ेगा, खुद से स्किल्स सीखने पड़ेंगे। यहाँ पे जो कीवर्ड आपने याद रखना है 3rd एस्पेक्ट का, कि यहाँ पर चीज़ें अर्न की जाती है। इसके बाद 10th हाउस में जो सैटर्न, ओह सॉरी 10th एस्पेक्ट जो है सैटर्न का, वो कर्मों का हिसाब ले रहा है, कि आपने काम किया कि नहीं किया। आप जितना काम करोगे, उतना रिज़ल्ट आपको ये दे देगा। तो जो 10th हाउस है, वो करियर का है, पब्लिक लाइफ़ का है, अथॉरिटी का है, स्टेटस एंड लेगेसी का है। तो सैटर्न जो है यहाँ पे अ, एज़ अ खुद वो कर्म कारक जो है, सैटर्न खुद भी कर्म कारक ही है। तो वो इस हाउस जिस पे भी उसकी 10th एस्पेक्ट गिर रही है, तो उससे वो पूछता है कि आपने जेन्युइनली काम किया कि नहीं किया? आपने परफ़ॉर्म किया कि नहीं किया? तो जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ही लिया हुआ है कि 3rd हाउस में है, 12th में एस्पेक्ट गिर रहा है, शनि का जो 10th एस्पेक्ट है। तो स्पिरिचुअलिटी जो है आपने लाए अपनी लाइफ़ में कि नहीं लेकर आए? मेडिटेशन की कि नहीं की? रूटीन है आपका वैसा-सा कि नहीं? करियर में अगर बाहर से रिलेटेड है 12th हाउस, तो कहीं न कहीं वो आपसे पूछ रहा है बाहर से जुड़ा कोई काम किया आपने कि नहीं किया? एक्सपेंसेस का भाव भी है, तो कहीं न कहीं
एक्सपेंसेस का ख्याल भी रखना पड़ेगा इंसान को, वहाँ पे भी वो पूछेगा कि आपने फाइनेंशियल प्लानिंग की कि नहीं की। इसके बाद आगे मंगलदेव। मंगलदेव है मार्स। मार्स का भी एक तो स्टैंडर्ड 7th एस्पेक्ट है, बाकी 2 स्पेशल हैं, 4th एंड 8th। 4th जो है हाउस, पहले तो हम सबसे पहले किसी भी प्लैनेट की दृष्टि जब सोचेंगे कि मंगल की 4th है, शनि की 3rd है, हम कुंडली के उस हाउस को याद करेंगे। जैसे 4th एस्पेक्ट है तो हम 4th हाउस को याद करेंगे। 4th हाउस क्या है? इमोशंस है, इमोशंस का सागर है पूरा। आपका घर है, कंफर्ट है, आपकी मदर है। तो 4th एस्पेक्ट में भी ये सब एलिमेंट्स आ जाएँगे। उसी तरह 7th एस्पेक्ट जो है तो हम 7th हाउस को याद करेंगे। 7th हाउस है पार्टनरशिप का, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट जो है आमने-सामने मतलब एक चार्ट की हेल्प से आपको ये समझाता हूँ कि यहाँ पे कन्फ्रंटेशन क्यों लिखा हुआ है। मार्स यहाँ पे है, तो सीधा सामने हाउस कौन-सा है? 7th। मार्स यहाँ पे है, तो सीधा सामने हाउस कौन-सा है? 10th। तो बिल्कुल 180 डिग्री आमने-सामने। यहाँ पे जो मंगल हैं वो कन्फ्रंट करते हैं, आमने-सामने आ जाते हैं। उनकी एनर्जी ही ऐसी है कि वो कन्फ्रंट करेंगे। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। 8th जो एस्पेक्ट है, 8th बेसिकली 8th हाउस सडन इवेंट्स का, गहराई वाली चीज़ों का है, रिसर्च का है, ऑडिट का है, ऑकल्ट साइंसेस का है, पर ये भाव पेन एंड सफरिंग का भी है। बट ऐसी पेन एंड सफरिंग जो इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ले आए। तो 8th एस्पेक्ट कहीं न कहीं अच्छा तो नहीं है मार्स का, क्योंकि वो 8th हाउस से रिलेशन बना रहा है। ये ऐसा एस्पेक्ट है जो कुरेदेगा चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को बाहर लाने की क्षमता रखता है जो कि छुपी हुई हैं। तो सबसे पहले हम 7th एस्पेक्ट पढ़ते हैं। 7th एस्पेक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया चार्ट की हेल्प से कि जो हाउसेज़ हैं वो आमने-सामने होते हैं। जैसे फर्स्ट के आगे 7th होता है एंड वाइस वर्सा 7th के आगे फर्स्ट होता है। सेकंड के आगे 8th होता है, थर्ड के आगे 9th होता है, वाइस वर्सा भी। तो सब हाउसेस आमने-सामने होते हैं। तो मंगल का जो 7th दृष्टि है, 7th गेज़ है, वो बेसिकली डायरेक्ट कन्फ्रंट करवाता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये वाला जो है। जो भी सामने होगा, उससे सीधा जाके मंगल सवाल पूछेगा, डरेगा नहीं। वो और उस सवाल में कोई हिडन एजेंडा नहीं है, कोई प्रेशर के टैक्टिक्स नहीं है, जस्ट सिंपल क्वेश्चन है, जो मंगल को जानना है। ये जो दृष्टि है मंगल की, ये एनर्जाइज़ भी करती है और अगर नेगेटिव कॉनोटेशन देखें तो ये एजिटेट भी करती है। अगर ये भाव खाली है, जैसे कि हम एक लेक्चर में कर चुके हैं कि हाउ टू रीड अ हाउस, इसका हम लेक्चर कर चुके हैं, अभी पहले अपलोड हो चुका है वो। तो उसमें क्या है कि अगर हाउस खाली है, कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा तो हम देखते हैं कि किसी की दृष्टि आ रही है कि नहीं। तो हाँ, अगर हाउस खाली है और दृष्टि मंगल की आ रही है तो उस भाव में ये ड्राइव एंड कॉम्पिटिशन भर देगा, जहाँ पे 7th एस्पेक्ट होगा। सपोज़ एक और बर्थ चार्ट मैं बना लेता हूँ। सपोज़ मार्स यहाँ पे है और यहाँ पे उनकी 7th दृष्टि आ रही है और कोई भी प्लैनेट यहाँ पे नहीं बैठा हुआ। सपोज़ सन, मरकरी यहाँ पर है, जुपिटर यहाँ है, वीनस यहाँ है, मून यहाँ पर है और राहु यहाँ है, तो केतु यहाँ आ गए, ठीक है? और सैटर्न यहाँ आ गए। तो यहाँ पे अब मंगल की ही 7th दृष्टि आ रही है और तो किसी प्लैनेट की नहीं आ रही दृष्टि यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मार्स है, वो इस हाउस को ड्राइव एंड कॉम्पिटिशन से भर देंगे।
इसके बाद फोर्थ एस्पेक्ट, जो फोर्थ एस्पेक्ट है, तो आप उसको याद करिए। वो आपका घर है, कंफर्ट है, लग्जरी है, आपकी मदर है, इमोशंस का भाव है, आपके अंदर का इनर पीस है। कालपुरुष कुंडली में फोर्थ हाउस जो होता है, जो फोर्थ हाउस होता है वो कैंसर राशि बनता है कालपुरुष कुंडली में, और ये वाटरी राशि है, वाटर। और मार्स इटसेल्फ क्या है? फायर। तो मार्स की जो फोर्थ एस्पेक्ट है, वो कहीं ना कहीं एक शांत लेक के अंदर एक डिस्टरबेंस है, फायर और पानी का मिलन है। ये डिस्ट्रप्टिव होती है, ये वाली जो इनकी गेज है, ये डिस्ट्रप्टिव होती है। ये आपके इनर पीस को भी खराब कर सकती है, मदर को हार्श बना सकती है, आपको इमोशनली इनसिक्योर बना सकती है। तो इस ये जो दृष्टि है, होती तो वैसे नेगेटिव कॉनोटेशन ज़्यादा ही ली जाती है। मार्स और शनि की जो दृष्टियाँ हैं, जुपिटर की जो दृष्टि हैं, वो हमेशा पॉज़िटिव ही काउंट होती है, चाहे अब वो आपका फंक्शनल मेलेफिक हो या फंक्शनल बेनिफिक हो। जुपिटर की जो दृष्टियाँ हैं, वो हमेशा पॉज़िटिव ही कंसिडर की जाएँगी। मंगल एंड सैटर्न की जो दृष्टियाँ हैं, उनको नेगेटिव ही कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे अगर आप उस हाउस से जुड़े कारक तत्वों को अपनी लाइफ में लेकर आएँगे, जहाँ पर फोर्थ एस्पेक्ट आ रहा है, तो आपको रियल एस्टेट में जो है फ़ायदा दे सकता है। आप बोल्ड रियल एस्टेट डिसीजंस भी लोगे, करेज दिखाओगे प्रॉपर्टी मैटर्स में। तो बेसिकली इस दृष्टि को याद करने के लिए आपको डिस्ट्रप्शन ऑफ फाउंडेशन जो है वर्ड को याद रखना है। ये हिलाएगी, वहाँ पे डिस्टरप्ट करेगी जहाँ पे भी ये दृष्टि गिर रही है। इसके बाद 8th एस्पेक्ट है जो, इट इज़ नॉट अ गुड हाउस। 8th हाउस जो है वो आपका हिडन चीज़ों का है, सडन इवेंट्स का है, ऑकल्ट का है, इनहेरिटेंस का है और ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो 8th एस्पेक्ट जहाँ पर भी गिरेगा, इसमें वो क्षमता है कि आपको ऐसी सडन ट्रांसफॉर्मेशन ये देगा कि आप जो है मतलब टोटली चेंज हो जाओगे। ये ऐसी चीज़ों को, ऐसी खूबियों को बाहर निकाल सकती है जो हिडन है। बट नेगेटिव कॉनोटेशन में ही आप इसको लेकर चलें तो बेटर रहेगा। अगर मार्स 3rd हाउस में है और 10th हाउस पे उसकी 8th दृष्टि डल रही है, तो सडन करियर चेंजेस हो सकते हैं। इंटेंस कंपटीशन लड़ना पड़ सकता है। तो मार्स से जुड़े जो कारक तत्व हैं अपनी लाइफ में लेकर आओ, तो बेटर होगा। जो हाउस जिस पे गिर रही है दृष्टि, वहां से अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू होंगे, या बुरे रिजल्ट की जो इंटेंसिटी है वो कम होगी। इसके बाद आगे गुरुदेव, गुरु बृहस्पति। तो देवों के गुरु हैं, चाहे ये आपके चार्ट में फंक्शनल मेलेफिक क्यों ना हो। जैसे फंक्शनल मेलेफिक में याद करवाता हूँ आपको। फंक्शनल मेलेफिक का मतलब है, जैसे जुपिटर है, लिब्रा राशि है, तो जुपिटर कहाँ कहाँ के लॉर्ड बने? यहाँ के और यहाँ के, यानी कि 3rd हाउस प्लस 6th हाउस। तो ये फंक्शनल मेलेफिक हुए। लिब्रा लगन वालों के लिए जो जुपिटर है फंक्शनल मेलेफिक है, बट स्टिल इनके जो एस्पेक्ट होंगे वो पॉजिटिव ही रहेंगे। सपोज जुपिटर 7th हाउस में है, तो इनकी 5th दृष्टि आई 11th हाउस पे, एक दृष्टि गई लगन पे, और एक दृष्टि गई 3rd हाउस पे। तो इन तीनों हाउसेस से जुड़े जो भी कारक तत्व हैं, उस पे जुपिटर अपना पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो एस्पेक्ट्स हैं, ये आपस में कैसे डिफरेंशिएटेड है।
तो जो जुपिटर है, उनका जो 5th एस्पेक्ट है, तो अब 5th हाउस को आप याद करिए। 5th हाउस किस चीज़ का है? एजुकेशन का है, इंटेलिजेंस का है, पास्ट लाइफ मेरिट का है, आपके पिछले जन्म के जो पूर्व पुण्य जो हैं आपके, तो पूर्व पुण्य भाव कहा जाता है, बच्चों का है, क्रिएटिविटी का है। तो 5th एस्पेक्ट जो है, ग्रेस लेकर आता है थ्रू पास्ट लाइफ मेरिट। जो आपके पिछले जन्म के कर्म हैं, उस हाउस से रिलेटेड जहाँ पे 5वीं दृष्टि आ रही है, वो अच्छे होंगे। आपको अच्छी क्रिएटिविटी मिलेगी उस हाउस से रिलेटेड, आपको इंटेलिजेंस मिलेगी उस हाउस से रिलेटेड। 7th जो है, अब 7th हाउस रिलेशनशिप्स का है, तो ये बैलेंस देंगे वहाँ पे, प्रोपोर्शनैलिटी देंगे, स्टेबल रखेंगे उस हाउस को, बैलेंस बनाएँगे ना। 9th एस्पेक्ट जो कि सबसे पावरफुल और मोस्ट बेनिफिक जो है एक एस्पेक्ट है जुपिटर का, सभी एस्पेक्ट में से सबसे जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो 9th एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर है। ये बेसिकली डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। डिवाइन ब्लेसिंग्स क्यों कह रहा हूँ मैं इनको? क्योंकि ये पितरों से संबंध बना रहा है, कहीं न कहीं धर्म से संबंध बना रहा है। तो अब हम इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। 7th हाउस पार्टनरशिप्स का, तो ये स्टेबल रखेगा रिलेशनशिप्स को। इट एक्सपैंड्स, ब्लेसेस एंड लेजिटिमाइजेस व्हाटएवर इट टचेस। अगर फर्स्ट हाउस में बैठा और 7th में एस्पेक्ट डाल रहा है, तो पार्टनर वाइज होंगे। वही 5th में बैठ के 11th में अगर डाल रहा है, तो बड़े भाई-बहन जो हैं, वो वाइज होंगे। आपका 4th हाउस में बैठकर ये 10th हाउस पर ये गेज डाल रहा है, तो आप अपनी इंटेलिजेंस, अपनी क्रिएटिविटी से बहुत अच्छा करियर आप बना लोगे। वहाँ पे ब्लेस करेंगे आपको ये। अच्छी अपनी एजुकेशन से आप बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। तो इनका अगर एक कीवर्ड आपको याद रखना है, तो वो है बैलेंस्ड ग्रेस। जो 7th हाउस का जो, सॉरी मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा गलत बता दिया। 5th हाउस नहीं, हम 7th की बात कर रहे हैं ना। तो जो 7th हाउस है, वो आपका पार्टनरशिप्स का है। तो जुपिटर का जो 7th एस्पेक्ट है, वो आपका आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है। क्योंकि 7th हाउस से रिलेटेड है 7th एस्पेक्ट। 7th हाउस रिलेशनशिप, तो गुरु क्या करेगा? रिलेशनशिप में बैलेंस देगा। 5th में बैठ के 11th को देख रहे हैं, तो आपका जो बड़े भाई-बहन हैं, वो समझदार होंगे, विज़डम से भरे होंगे। 9th में बैठ के 3rd को देख रहे हैं, तो आपके छोटे भाई-बहन समझदार होंगे। 2nd में बैठ के 8th को देख रहे हैं, तो इन-लॉज़ समझदार होंगे। 7th में बैठकर 1st को देख रहे हैं, तो आप खुद समझदार होंगे। 1st में बैठकर 7th को देख रहे हैं, तो आपकी वाइफ़ जो है या स्पाउस जो हैं, वो समझदार होंगे, हस्बैंड जो हैं आपके समझदार होंगे। तो अच्छा अच्छा ये जो है अच्छा एस्पेक्ट है। यहाँ पे ये बैलेंस प्रदान करते हैं, क्योंकि 7th एस्पेक्ट है ना, तो 7th एस्पेक्ट चाहे शनि का हो, चाहे मार्स का हो, तो या जुपिटर का हो, तो बैलेंस वहाँ पे कीवर्ड आ ही जाएगा। इसके बाद 5th एस्पेक्ट जो है, 5th हाउस जो है आपके पूर्व पुण्य कर्मों का भाव है, आपकी इंटेलिजेंस का, क्रिएटिविटी का, बच्चों का। तो जुपिटर अगर मतलब अपना जहाँ पर भी 5th एस्पेक्ट डाल रहा है, तो वहाँ पे आपको जो अ, ग्रेस मिलनी है, जो ब्लेसिंग मिलनी है, वो ग्रेस जो आप डिज़र्व करते हो, वो आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। क्योंकि ये पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से भी आपको ब्लेस कर रहा है यहाँ पे। आपकी क्रिएटिविटी उस हाउस से रिलेटेड बहुत अच्छी होगी। जैसे 5th एस्पेक्ट अगर 10th हाउस पे आ रहा है, तो आपका जो करियर है, उसमें आपको ब्लेसिंग मिलेगी। आप तरक्की करोगे, आपकी जो ग्रोथ है, वो
चलती जाएगी, अच्छी चलेगी। क्यों? क्योंकि जुपिटर वहाँ पे 5th दृष्टि से ब्लेस कर रहे हैं, आपकी इंटेलिजेंस भी बढ़ रही है, आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ रही है उस हाउस से रिलेटेड। तो जो 5th हाउस है ना, वो मंत्र साधना का भी है। तो ये जो 5th जो एस्पेक्ट है, तो ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस भी देता है। यहाँ पे जो भी हाउस पे 5th एस्पेक्ट आ रहा होगा, वहाँ पे आप नेचुरली इंटेलिजेंट होगे, आपको फोर्सफुली एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा होगा। तो कीवर्ड क्या है यहाँ का? मेरिटोरियस एक्सपेंशन। 9th एस्पेक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है। तो जो 5th और 9th में 9th उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव है। तो जुपिटर चाहे आपका फंक्शनल मेलेफिक भी हो, तब भी 9th एस्पेक्ट हमेशा अच्छा ही रहेगा। तो 9th हाउस जो है आपके धर्म का है, भाग्य का है, गुरु का है, फादर का है, पितरों का है, डिवाइन ब्लेसिंग्स का है, तो वही 9th एस्पेक्ट भी लेकर आएगा। जुपिटर फर्स्ट हाउस में, तो 9th हाउस भी अगर ये गिर रहा है, इसका एस्पेक्ट तो बहुत बहुत अच्छा है आपके लक के लिए, आपके भाग्य के लिए। 8th हाउस में है और 4th पे गिर रहा है, तो आपके डोमेस्टिक पीस, आपकी कंफर्ट, लग्जरी उसके लिए बहुत अच्छा है। आप चार्ट रीड करो, हमेशा जुपिटर के 9th एस्पेक्ट को ज़रूर देखो कि कौन से हाउस पे आ रहा है। वहाँ पे कोई मेलेफिक्स भी बैठे हैं, तो जुपिटर कहीं न कहीं से बचा लेगा इंसान को। अगर जुपिटर खुद भी मेलेफिक है, तब भी बचा लेगा। तो एक बारी ओवरऑल हम देख लेते हैं कि क्या-क्या एस्पेक्ट्स हैं, उनके क्या-क्या कीवर्ड थे। सैटर्न का जो 3rd एस्पेक्ट था, उसका कीवर्ड था अर्न्ड इनिशिएशन। आपके जो सेल्फ एफर्ट्स हैं, आपको खुद इनिशिएट करनी पड़ेंगी चीज़ें और उनमें एफर्ट डालना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, करेज दिखाना पड़ेगा। 7th यहाँ पे बैलेंस आ गया, बैलेंस्ड अकाउंटेबिलिटी। 7th मार्स का है, वहाँ पे कन्फ्रंटेशन आ गया। यहाँ पे कन्फ्रंटेशन आ गया। जुपिटर का जो 7th एस्पेक्ट है, वहाँ पे भी बैलेंस आ गया, पर ग्रेस, बैलेंस्ड ग्रेस मिलेगी। सैटर्न का 10th एस्पेक्ट है, वो कर्मों का हिसाब है। मंगल का जो चौथी दृष्टि है, वो वहाँ पे डिस्टरप्ट करती है। जहाँ पर भी गिर रही है, वहाँ पे डिस्ट्रप्शन लेकर आएगी। 6th हाउस से 9th हाउस को देख रहा है अगर मंगल, चौथी दृष्टि पड़ रही है, तो वो अपने आपके भाग्य में डिस्ट्रप्शन लेके आएगी। उसके बाद मंगल का 8th एस्पेक्ट है, वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर ही आएगी, चाहे जैसे मर्ज़ी उसे लानी पड़े। आप मंगल की महादशा और अंतर्दशा में खासकर उस हाउस में ट्रांसफॉर्मेशन फ़ील करेंगे, जहाँ पर 8th एस्पेक्ट गिर रहा है। सपोज़ मंगल फर्स्ट हाउस में है, तो 8th हाउस में ही आ गया, तो वहाँ से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। 3rd में है और 10th में आ रहा है, तो करियर से रिलेटेड टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। जुपिटर का जो 5th एस्पेक्ट है, वो मेरिटोरियस एक्सपेंशन है। जुपिटर का 7th एस्पेक्ट बैलेंस ग्रेस है, ये हम बात कर ही चुके हैं। 5th एस्पेक्ट जो है, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से आपको ब्लेस करता है, आपके इंटेलिजेंस को ब्लेस करता है, आपके उस रिलेशन को ब्लेस करता है, जो हाउस सिग्निफाई कर रहा है, जिसपे 5th एस्पेक्ट आ रहा है। 9th सबसे पावरफुल एस्पेक्ट है सभी एस्पेक्ट्स में से, तो ये धर्म, लक, भाग्य की वृद्धि करता है, डिवाइन ब्लेसिंग देता है। गुरु का आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद, ये सब 9th एस्पेक्ट में होता है। तो हमने पढ़ने कैसे हैं? सबसे पहले तो प्लैनेट को देखिए, कहाँ पर है, फिर हाउस देख लीजिए, कौन-कौन से हाउसेस पे दृष्टि आ रही हैं। फिर हाउस के मीनिंग याद कर लीजिए कि वो क्या सिग्निफिकेशंस हैं उस हाउस की जहाँ पर दृष्टि आ रही है। तो वही वाला फ्लेवर आप उसमें डाल दीजिए। तो बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
तो जुपिटर की जो दृष्टिज़ हैं, आपने हमेशा पॉज़िटिव लेकर चलना है, मार्स और सैटर्न की जो दृष्टियाँ हैं, उनको हमेशा नेगेटिव लेकर चलना है। बट चार्ट रीडिंग करते हुए, समझाते हुए अगले को, सैटर्न की जो 3rd दृष्टि किसी भी हाउस पे आ रही है, तब वहाँ पे आपने ये नहीं कहना है कि डिले आ गया। आपने हमेशा यही कहना है कि आप इस हाउस से रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। आपके अंदर पेशेंस बिल्ड होगी इस हाउस से रिलेटेड। वहीं मंगल की जो है 8वीं दृष्टि अगर आ रही है किसी हाउस पे, तो वहाँ पर डरा नहीं देना किसी को, कि आपके तो जी ऐसे सडन इवेंट्स हो जाएँगे। आपने ये बताना है कि ये हाउस ट्रांसफ़ॉर्मेशन के फ़ेज़ से निकलेगा। आपको इस हाउस के बारे में अपने आप को लेवल अप करना है। तो बेसिकली चीज़ दिखना और बताना, उसमें फ़र्क है। आपको चीज़ दिख तो जाएगी कि ये गलत हो रहा है या ये ऐसे गलत हो सकता है, पर आपने एक सटल वे में ही आगे इंसान को बताना है ताकि वो डर ना जाए। तो हुँ, अगर ये हम कंजंक्शंस में वैसे कवर करेंगे, पर फिर भी चलो मैं बता देता हूँ कि शनि का अगर मून पर एस्पेक्ट है, तो शनि और मून जो है अच्छा योग तो नहीं बनता, विष योग बोलते हैं इसको। जो मून और सैटर्न की जो कंजंक्शन हो जाती है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर आपका जो माइंड है, उसपे 7th एस्पेक्ट आ गया सैटर्न का। तो 7th एस्पेक्ट ने क्या लेकर आना है? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी लेकर आएगा तो आप बार-बार चीज़ों के बारे में सोचोगे। आपको टेंशन फ़ील होगी कि मुझे अकाउंटेबल होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। पर अगर आप उस हाउस से रिलेटेड काम करते रहें, अपनी लाइफ़ में उनके कारक तत्वों को लेकर अच्छे से यूज़ करें, तो आपके माइंड में डेप्थ ऑफ थॉट भी रहेगा। डिसिप्लिन भी मेंटेन करिए तो वो आपकी ओवरथिंकिंग को डीप थिंकिंग में कन्वर्ट करेगा। बट दिस इज़ नॉट अ गुड प्लेसमेंट टू हैव कि अगर मून को शनि देख रहे हैं। इसके बाद जो जुपिटर हैं, जुपिटर का 9th एस्पेक्ट अगर सन पे आ जाए, सन क्या है? सबसे पावरफुल प्लैनेट है, ईगो है, सोल है, उसको ब्लेसिंग मिल जाए, तो आप लीड करेंगे ग्रेस के साथ। आपके फादर की गाइडेंस आपके लिए आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में बहुत अच्छी रहेगी। मार्स का 8th एस्पेक्ट आ जाए वीनस के ऊपर, तो जो रिलेशनशिप्स हैं आपके, बहुत इंटेंस हो जाएँगे, ट्रांसफॉर्मेटिव हो जाएँगे। बहुत ही पैशनेट हो गए आप अपनी लव लाइफ को लेकर। ओवर पैशन होना, वो भी स्टेबिलिटी को कहीं न कहीं चैलेंज कर देता है। तो बेसिकली हर चार्ट जो है ना, एक कन्वर्सेशन है। आप चार्ट देखोगे, आपको चीज़ों का पता लगेगा, आप समझोगे चीज़ों को। यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाह रही है, वो आपको समझना है। वो समझोगे कैसे? चार्ट को ध्यान से एनालाइज़ करके, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके। एक प्रोसेस को फॉलो पूरा करना है आपने। तो जब आप एक प्रोसेस फॉलो करते हो, तो जो आपकी जो पूरी जो एक स्टडी करने का तरीका है, वो एक कन्वर्सेशन बन जाती है। किससे? डिवाइन से। तो पैटर्न को देखो और उसके लॉजिक को समझो और वाइज़ली प्रिडिक्ट कर दो। दैट्स इट। ठीक है, थैंक यू।